नेक्स्ट है 90-20। 90-20 में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि नागपुर सेशन। अब नागपुर सेशन में बेसिक क्या सब किया गया था, तो वहाँ पे कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि जो भी स्टेट बनेगा वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगा, इसलिए बाद में जो स्टेट का डिमांड हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और नेक्स्ट उसके उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट उस समय का इंसिडेंट है, कांग्रेस दो फैक्शन में डिवाइड हो गया, एक स्वराजिस्ट और एक नो चेंजर। तो स्वराजिस्ट में जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। तो बेसिकली ये लोग चाहते थे पार्टिसिपेट करके एक तरीके से प्रोटेस्ट करना, और नो चेंजर का था कि नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो उसमें राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग थे। तो कभी कभी इस तरह का मैच करने के लिए पूछता है। एक और इम्पोर्टेंट है, उस टाइम में रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी हो रहा था, अब उसमें जैसे नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने जैसे स्टैब्लिश किया था, सूर्य सेन ने चिटगांव रेड। यहाँ पे कुछ वुमेन का भी इम्पोर्टेंट है, कल्पना दत्त जैसे मेंबर थी, उसके बाद प्रीतलता, कल्पना दत्त। सो दीज वर द मेंबर्स, शांति घोष। सो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, BPSC जो स्मॉल टॉपिक है उस पर भी धीरे धीरे फोकस कर रहा है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि डायरकी जो है वो खत्म, प्रोविंस से खत्म होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है प्रोविंस में आना चाहिए। तो इस तरह का पूछा जाता है कभी कभी कोई रिकमेंडेशन कमेटी का। नेक्स्ट, उन्होंने फेडरलिज्म बोला था, लेकिन नॉट इन ईयर, मतलब अभी तुरंत नहीं। दूसरा साइमन कमीशन का था कि कंसल्टेटिव काउंसिल, ये सब कुछ रिकमेंडेशन है, कभी कभी ये इन सब से भी क्वेश्चन आ जाता है। और इंडियन आर्मी को इंडियनाइज करने की भी बात थी, और बट ब्रिटिश फोर्सेज मस्ट बी रिटेन्ड। नेक्स्ट, उसके बाद जो साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आया, तो नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन मेंबर थे? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस। तो इनका नेहरू रिपोर्ट में रिकमेंडेशन क्या था? डोमिनियन स्टेटस का डिमांड था, लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे, बट कल्चर और रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन। तो एक तरीके से डोमिनियन स्टेटस यहाँ भी डिमांड था उस टाइम में। उसके बाद उसके काउंटर में जिन्ना ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और ही वाज लुकिंग फॉर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन रेसिडुअल पावर जो है वो प्रोविंस के पास होना चाहिए। उसके बाद लॉर्ड एडविन का डिक्लेरेशन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसमें था कि डोमिनियन स्टेटस पे बात होगी, जो मोंटेक चेम्सफोर्ड का था, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। अब उसके काउंटर में कांग्रेस ने दिल्ली मैनिफेस्टो पेश किया था, उसमें कहा गया था कि अगर आप RTC करते भी हैं तो वो उसमें क्या होना चाहिए कि कांग्रेस शुड हैव मेजर रोल, और उसके बाद जो है डोमिनियन स्टेटस आप इम्प्लीमेंट करो, और जनरल एमनेस्टी दो पॉलिटिकल प्रिजनर को। लेकिन भगत सिंह का इसमें डिमांड नहीं था बाद में, और इरविन ने उसे रिजेक्ट किया था। दिल्ली मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें क्या सब है? जैसे इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे तमिलनाडु में उस समय सी राजगोपालाचारी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक्टिवली। मालाबार में केलप्पन, आंध्रा में CB राम, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, बिहार में नंद चौकधरी टैक्स कैंपेन चल रहा था, पेशावर में बादशाह खान, गफ्फार खान, रेड आर्मी, कुछ इस तरीके का नाम है, और सोलापुर में सरोजनी नायडू। तो कभी कभी मैच करने के लिए इस तरह का आता है, तो इसको देख लेना है ध्यान से। मालाबार में खिलप्पन, ये जो कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट, कराची कांग्रेस, उसके बाद हुआ था कांग्रेस का सेशन, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का प्रपोजल था। और उसके बाद कांग्रेस ने पहला बार स्वराज को भी स्पेल्ट आउट किया था कि स्वराज का अर्थ क्या है, कि मास का एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना। उसके बाद कम्युनल अवार्ड दिया गया राम सिंह मैकडॉनल्ड के द्वारा। इस टाइम फ्रेम में हरिपुरा सेशन भी हुआ था, जहाँ पे बोस प्रेसिडेंट थे, बाद में उन्होंने रिजाइन करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में क्या था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, डोमिनियन स्टेटस ऑब्जेक्टिव होगा आगे। वाइसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया जाएगा अगस्त ऑफर में। डोमिनियन स्टेटस, वाइसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, मेजोरिटी ऑफ इंडियन होगा, और उसके बाद जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली होगा, लेकिन वॉर के बाद, और उसमें जहाँ पे मेनली इंडियन जो है वो पार्ट डिसाइड करेंगे। तो खैर उसको अगस्त ऑफर को रेसिस्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो फिर आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने भी डोमिनियन स्टेटस को ही रिपीट किया, और इसमें यह भी कहा गया था कि आप कॉमनवेल्थ से भी आप बाहर आ सकते हैं, इवन कोई भी इंटरनेशनल बॉडी से, और जो वॉर खत्म होगा तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा तो वो उसमें एक तरीके से इंडियन का ही मेन रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था सोली इंडियन हैंड्स, तो ये एक चेंज था, सोली इंडियन हैंड्स।
क्रिप्स मिशन में और ऑप्ट आउट की बात भी कही गई थी, लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि क्रिप्स मिशन में क्या था कि अगर कोई प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन यूनियन तो वो बाहर उससे रह सकता है। तो रिएक्शन में कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को भी ऑब्जेक्ट किया था, और प्रोविंस जो सेशन की बात की गई थी इसका भी विरोध किया गया। गवर्नर जनरल सुप्रीमेसी, इन सब कारणों से कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया। और ब्लैंक चेक भी कहा गया था, और मुस्लिम लीग ने भी ऑब्जेक्ट किया क्योंकि दे वर नॉट लुकिंग फॉर, जो डिमांड कर रहे थे वो उनको दिख नहीं रहा था इसमें। बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, और उसमें जो है गवर्नमेंट क्या सब क्विट इंडिया मूवमेंट में डिमांड गांधी जी ने रखा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट को कहा गया था कि अब रिजाइन नहीं करना है, लेकिन आपका जो लॉयल्टी है वो कांग्रेस की तरफ होना चाहिए। सोल्जर को कहा गया आप फोर्स ना छोड़ें, लेकिन फायर नहीं करना है अपने कंपेनियन पे। जो भी स्टूडेंट से कहा गया यदि आप कॉन्फिडेंट है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। पीजेंट से भी कहा गया कि यदि जमींदार एंटी गवर्नमेंट है तब तो ठीक है, और अदरवाइज प्रोटेस्ट करना है। प्रिंसली स्टेट को भी कहा गया था कि आप मास को सपोर्ट करेंगे। तो इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में अंडरग्राउंड एक्टिविटी भी लार्ज स्केल पर वहाँ पे देखा गया था, जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, बिजू पटनायक, सुचिता कृपलानी, और उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो भी स्टार्ट किया था। नेक्स्ट उसी टाइम में बलिया में चिट्टू पांडे, इन लोगों ने जो है एक तरीके से गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया था बलिया में। चिट्टू पांडे तुम लोग में यहाँ पे मिदनापुर जो है वहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जो जातीय सरकार ने भी। तो ये सब कुछ नाम जो इम्पोर्टेंट है, बलिया तुम लोग ये सब। नेक्स्ट, और कम्युनिस्ट ने ज्वाइन नहीं किया था 90 ये प्रोटेस्ट, क्योंकि रशिया वॉज बीइंग अटैक्ड बाय नाजी, और मुस्लिम लीग ने भी अपोज किया था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी, बाद में एक और इंसिडेंट हुआ था, इससे ऑलरेडी इस साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उस टाइम में इंडियन नेशनल आर्मी जो है मोहन सिंह ने पहले इसकी नींव रखी थी, और बाद में रास बिहारी घोष और सुभाष चंद्र बोस ने इसको टेक ओवर किया था। और मणिपुर में पहला बार जो है नेशनल फ्लैग जो है वो फहरा गया था। बाद में फिर से सीआर प्लान एक दिया गया मुस्लिम लीग को, तो जिसमें था कि जो आज़ादी होगी तो उसमें मुस्लिम लीग को इंडोर्स करना है, जो कांग्रेस का डिमांड है इंडिपेंडेंस का ब्रिटिश के खिलाफ, और मुस्लिम लीग कोऑपरेट करेगी, ये सीआर प्लान था। और यदि डिसाइड किया जाएगा प्लेबिसाइट मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में होगा, और अगर होता भी है पार्टीशन तो एक ज्वाइंट सेंटर में जो है डिफेंस कॉमर्स कम्युनिकेशन होगा, ये ज्वाइंट। तो इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर देसाई लिया प्रैक्टिस में कहा गया कि आपको 20% सीट रिजर्व दिया जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजी कभी कभी पूछता है, सीआर, फिर सीआर प्लान, फिर देसाई लियाकत पैक्ट, फिर वेवेल प्लान, तो शिमला कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पे कहा गया कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी सारा जो मेंबर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वो इंडियन होगा। तो उसमें डिवाइड होगा हिंदू मुस्लिम में इक्वल रिप्रेजेंटेशन। एक तरीके से हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने के लिए ये अटेम्प्ट था वेवेल का। उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन आया, इसने भी 3 ग्रुप में डिवाइड करने का ये स्टेट को सोचा, लेकिन पाकिस्तान को इसने एक्सेप्ट नहीं किया कैबिनेट मिशन में। साथ में प्रोविंस को कहा गया कि आपको ऑटोनॉमी है होगी, और रेसिडुअल पावर जो है वो प्रोविंस के पास ही होगा। ऑटोनॉमी और रेसिडुअल पावर, ये भी पूछा जा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमन सेंटर होगा। और नेक्स्ट माउंटबेटन प्लान, तो लास्ट में जो है इसमें जो एरिया था जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड, तो वहाँ पे जैसे पंजाब और बंगाल, यहाँ पे जो है बेसिकली प्लेबिसाइट इन सब जगह पे कराया गया। और इसमें माउंटबेटन में ये भी था कि पिछले स्टेट जो है उनको रूल आउट किया गया, उनको था कि आप या तो इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो, और हैदराबाद को जो पाकिस्तान को नहीं सौंपा गया था। इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बेसिकली था कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है तो आप 1935 एक्ट को फॉलो करेंगे। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था विच यू कैन रिवाइज इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम।